अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक गली की नुक्कड़ पर रेहड़ी वाला नारियल का पानी बेच रहा था। मैं वहां रुककर पानी पीने लगा। मेरी नज़रें वहां से तकरीबन 150 कदम के फासले पर अपने एजेंट की दुकान पर थी जो बंद थी। मुमकिन है वो भी दुकान देर से खोलता हो। दुकान के बाजू में वो गली जाती थी जिसमें हमारे एजेंट का वो छोटा सा गोदाम था, जहां मैंने एक रात बसर की थी और जहां मेरा ब्रीफ केस और ठंडी कमीज, पतलून और चमड़े के जूते पड़े थे। मैंने बाजार का चारों तरफ से गौर से जायजा लिया। बाजार मुझे वहाँ कोई ऐसा आदमी दिखाई न दिया जिस पर शक हो सकता था कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है। इंटेलिजेंस के आदमी को मेरी आंखें 90% कामयाबी से पहचान लेती थीं। जिस तरह हमारा उनकी निगाहों से छुपना मुश्किल था, उसी तरह वो भी हमसे नहीं छुप सकते थे। फिर भी मुझसे गलती हो सकती थी। मैं गली में जाने से पहले अपनी पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था। मैं बड़े आराम आराम से पानी पी रहा था जब मेरे दिल ने मुझे यकीन दिलाया कि वहाँ कोई मशकूक आदमी नहीं है और मुझे अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने रेहड़ी वाले को पैसे दिए, बीड़ी सुल गई और मज़े मज़े से कश लगाता सड़क पर चल पड़ा और रुख एजेंट की दुकान की तरफ था जो सड़क की दूसरी जानब थी। उस दुकान के सामने पहुंचकर मैंने जानबूझकर सुलगती हुई बीड़ी नीचे गिरा दी। उसे उठाने के लिए रुका, झुककर उसको सड़क पर से उठाया, उसे फूंक मारी और फिर सर को झटक कर उसे दोबारा सड़क पर फेंक दिया। मगर इतने अरसे में मैंने गली को देख लिया था। वह बिल्कुल खाली थी। यह गली एजेंट की दुकान के बाजू में थी और जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ कि आगे जाकर बंद हो जाती थी। इस गली में कारोबारी लोगों के 4-6 गोदाम ही थे जिन पर ताला पड़ा था। एजेंट की दुकान बंद थी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ सड़क पार की और गली में दाखिल हो गया। अपने एजेंट के गोदाम पर ताला पड़ा था। ऐसे महसूस हुआ जैसे पाँव बोझल हो गए हों। मुझे यहाँ से वापस जाना था। मुमकिन है बहर इंटेलिजेंस के लोग जेबों में पिस्तौल छुपाए मेरा इंतजार कर रहे हों और सड़क पर जाते ही दबोच लिया जाऊँ। मैं अपने एजेंट के गोदाम के पास जाने की बजाय सामने वाले गोदाम के दरवाजे पर आकर रुक गया। ताले को गौर से देखा। मैं ये ज़ाहिर करना चाहता था कि मैं अपने एजेंट के नहीं बल्कि किसी दूसरे सेठ के गोदाम को देखने आया हूँ। फिर पलटकर गली के सिरे पर नजर डाली। गली बिल्कुल खाली थी। बाजार में लोग आ जा रहे थे। मैंने पहला काम यह किया कि चाकू अकबी पॉकेट से निकाल कर पहलू वाली जेब में रख लिया। मैं सिर्फ एक एजेंट ही नहीं था, कमांडो भी था और कमांडो दुश्मन के ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को मार कर मरता है। कमांडो को ज़हर करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। मुझे बाजार की जानिब से एक आदमी मुँह सर सफ़ेद चादर में लिपेटे गली में दाखिल होता नजर आया। मैंने अपना मुंह दूसरे मकफल गोदाम की तरफ कर लिया और जब वो आदमी मेरे पीछे आन पहुंचा तो पलट कर पूछा, सेठ का गोदाम कब खुलेगा? अब मैंने उस आदमी को पहचान लिया था। वो हमारा उधेड़ उम्र एजेंट था जिसने मुझे और मेरे शहीद कश्मीरी साथी को शेवाजी ट्रेनिंग सेंटर वाले मिशन की तरफ रवाना किया था। उसने गोदाम का ताला खोलते हुए कहा, तुम्हें अभी इधर नहीं आना चाहिए था, जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ ही गोदाम में दाखिल हो गया। उसने दरवाज़ा बंद करके चटखनी लगाई और चादर चेहरे से उतार कर कंधे पर डालते हुए बोला, हालात ख़राब हो गए हैं। मुखबर पूना में था जिसने मुखबरी की ओर छापा डलवाया। मैं हैरान हूँ कि तुम कैसे बच गया। तुम उस वक्त कहाँ थे? मैंने अपने एजेंट को शुरू से आखिर तक मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी बयान कर दी। वो मुझे कोठड़ी में ले गया जहाँ मेरा ब्रीफ केस और कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उन्हें महफूज जगह पर पहुंचा दिया गया है। फिर कहने लगा, हमारा पूना वाला आदमी वहीं सुरंग में गोली लगने से मर गया था और तुम्हारे कश्मीरी साथी ने खुदकुशी कर ली है। अगरचा मेरा पूना वाले आदमी से बराह रास्त कोई रब्ता नहीं था, हम एक दूसरे से यहाँ कभी नहीं मिले थे, फिर भी खतरा है कि मेरी दुकान की निगरानी न की जा रही हो। अब तुम यहाँ आ गए हो तो यहाँ से अभी बाहर मत निकलना। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मैंने उसे बताया कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बज़ाहिर मुझे कोई मशकूक आदमी नज़र नहीं आया। वो चारपाई पर बैठ गया। मैं लोहे की कुर्सी पर बैठा था। मैंने उसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने आंखें मेरे चेहरे पर जमा दी और बोला, यह फैसला तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें इस बारे में गाइड नहीं कर सकता। तुम्हें पीछे अपने बॉस से रब्ता कायम करना होगा। उसने बिल्कुल सही मशवरा दिया था। मैंने उससे पूछा कि मुझे वायरलेस सेट की सहूलत मिल सकती है, जिस पर उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसी कोई सहूलत मुहैया नहीं कर सकता, बल्कि मैं चाहूँगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए भी खतरे का बायस बन सकती है।
मैं वापस श्रीनगर ही जा सकता था। मैंने उसे अपना ब्रीफ केस और कपड़े मांगे। गोदाम के कोने में बड़ा काठ का बार पड़ा था। उसने मुझे खाली खोखे में से ब्रीफ केस और पतलून वगैरह निकाल कर दे दिया। मैंने वहीं अपना लिबास तब्दील किया। मध्यम बल्ब की रोशनी में ब्रीफ केस में से 400 रुपये निकाल कर उसे दिए और कहा कि मुझे मुंबई से श्रीनगर तक का हवाई जहाज़ का एक टिकट मंगवा दे। पैसे लेकर उसने जेब में रख लिए और मुझे कोठड़ी में खामोशी से पड़े रहने की हिदायत करके चला गया। कोई 3 घंटे बाद वापस आया तो उसने मुझे हवाई जहाज़ का टिकट दिया और कहा कि फ़्लाइट 1:15 पर जाएगी। इस वक्त 12:30 बज रहे थे। कपड़े वगैरह पहनकर मैं बिल्कुल तैयार हो गया था। वो बाहर गली में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, अब तुम निकल सकते हो। मैंने ब्रीफकेस उठाया और खामोशी से गोदाम से निकलकर गली में से गुजरता बाहर बाजार में आ गया। वहाँ से रिक्शा पकड़ा और 2-3 बाज़ारों में से गुजरने के बाद रिक्शा छोड़ दिया। फिर एक टैक्सी पकड़ी और उससे कहा कि जितनी तेज़ी से चल सकते हो एयरपोर्ट चलो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। टैक्सी वाले ने 20 मिनट में मुझे एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया। ब्रीफकेस की रस्मी चेकिंग के बाद मैं लाउंज में आकर बैठ गया। अब मैं बड़ा उम्दा सिगरेट पी रहा था। निगाहें मुसलसल इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थीं। खतरे की ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी। ठीक वक्त पर जहाज सांता क्रूज के एयरपोर्ट पर से परवाज कर गया। खाना जहाज में ही खाया। श्रीनगर पहुंचा तो बादल छा रहे थे। हवाई अड्डे से सीधा अपने होटल आ गया। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए पूछा, गुलमर्ग की सैर कैसी रही? मैंने नाक सुकड़ते हुए कहा, बस जुकाम हो गया है, वहाँ बहुत ठंड थी। उसने मुझे 2 खत दिए। आपकी ढह गई थी सर। दोनों खत मेरी मंगेतर सजाता के थे। उसने पहले तो सख्त गिला किया था कि मेरी तरफ से उसे कोई खत नहीं लिखा गया। फ़ोन भी मैंने नहीं किया और फिर लिखा था कि माता जी की तबीयत ठीक नहीं, मैं वापस आ जाऊं। अब मेरा श्रीनगर में कोई काम नहीं था। चुनाचे उसी रोज़ मुझे शाम की फ्लाइट में जगह मिल गई। रात हो चुकी थी जब मैं दिल्ली पहुंचा। अपने मोती नगर वाले छोटे से बंगलानुमा मकान में पहुंचा तो नौकरानी ने बताया कि माता जी को दिल का दौरा पड़ा था और वह अस्पताल में है। मैंने बाज़ार परेशानी का इजहार किया और गाड़ी निकाल कर सीधा अस्पताल जा पहुंचा। वहां सजाता कृष्णा कुमारी सजाता के माता पिता, कृष्णा कुमारी का जौहरी खामद, कृष्णा कुमारी की सास और ससुर भी मौजूद थे। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि बूढ़ी औरत मरने वाली है। मैंने ऐसी अदाकारी शुरू कर दिया जो मुझे उस वक्त करनी चाहिए थी। माता पर 2 रोज़ पहले दिल का शदीद दौरा पड़ा था और वो तब से बेहोश पड़ी थी। उसी रात माता जी पर लोग सधार गए। मैं उनकी लाश से लिपट कर रोता रहा। मैं झूठे आंसू बहाता रहा, अदाकारी कर रहा था, जबकि मेरी माता की बेटी यानी मेरी बहन कृष्णा कुमारी सच्चे आंसू बहा रही थी। मुंबई से मेरे चचा दरगाह प्रसाद भी आ गए। पिछले साल से वो अपना कारोबार नागपुर ले गए थे। क्रियाक्रम पर अजीब अजीब रस्में अदा की गईं। अंतिम संस्कार का वक्त आया तो मेरा सर एक बार फिर मोड़ दिया गया। माता जी की लाश चिता पर पड़ी थी। उनका सारा जिस्म घी में तर लकड़ियों में छुपा हुआ था। मुझे चिता को आग दिखाने के लिए कहा गया। मैंने चिता को आग लगाते हुए दिल ही दिल में कहा, अजीम खतून, अगर मरने के बाद तुझे मेरे राज का पता चल गया है और तू मेरी असली हसीयत को पहचान गई है तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने तुझे कोई दुख नहीं दिया। चिता की लकड़ियाँ घी में चिपड़ी हुई थीं। देखते ही देखते चिता से शोले बुलंद होने लगे। 3 दिन तक रसूमात अदा होती रहीं। मेरे दफ्तर के भी लोग माता जी का अफसोस करने मेरे घर पर आए। तीसरे यानी सोम की रस्म के बाद मैंने दफ्तर जाना शुरू कर दिया। इन 3 दिनों में मुझे इतना वक्त ही ना मिल सका कि मैं किसी तरकीब से अपने पास से पाकिस्तान में रब्ता कायम कर सकता। जब सब रिश्तेदार चले गए तो मैं अपनी कोठी में अकेला रह गया। मैंने आज़ादी का सांस लिया। अब अगर मुझे कहीं से वायरलेस सेट मिल जाता तो मैं बड़ी बेफिक्री के साथ अपने बास से बातचीत कर सकता था। मैंने वायरलेस सेट के हसूल के लिए खुफिया तौर पर तकोदो शुरू कर दिया। यह काम बड़ा नाजुक था। ज़रा सी बेहतियाती से मुझे भयानक सूरत हाल से दो चार कर सकती थी। दिल्ली में अपना सफारत खाना इस सिलसिले में मेरी बड़ी मदद कर सकता था, मगर मुझे अपने सफारत खाने का रुख करने से सख्ती से मना कर दिया गया था। इसी जस्तजू में एक रोज़ मैं नई दिल्ली कोर्ट पैलेस की एक रेडियो की बहुत बड़ी दुकान में गया तो वहाँ एक वायरलेस सेट पड़ा देखकर चौंका। पहले मैं रेडियो और टीवी सेट देखता रहा, फिर दुकानदार से पूछा, क्या आप वायरलेस सेट भी फरोख्त करते हैं? उस पर दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं महाशय जी, ये तो महकमा मौसमियात वालों का है, मुरम्मत के लिए आया है। अचानक मेरे जहन में एक स्कीम बेदार हो गई। दुकान बहुत आलीशान थी, लाखों का सामान पड़ा था। सेल्समैन चल फिर कर ग्राहकों को टीवी सेट वगैरह दिखा रहे थे।
दुकानदार भारी भरकम उधेड़ उम्र लाला था, शिकल से कम हिम्मती टपकती थी, बहुत जल्द मेरे काबू में आ सकता था। इस वक्त हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। वो फ़ोन करने लगा, मैंने सिगरेट सुलगा लिया। मैं बेहतरीन सूट में था। जब दुकानदार फ़ोन कर चुका तो मैंने पूछा, आपका नाम क्या है महाशय जी? अग्रवाल तो आप ज़रूर जानते होंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपकी दुकान का नाम ही अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स है। वो हंसते हुए बोला, मेरा नाम करमचंद अग्रवाल है, जद्दी पुश्ती दिल्ली के रहने वाले हैं। मैंने जेब से अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसे दिखाते हुए कहा, अग्रवाल जी, मेरा ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है। वो एकदम घबरा गया। मैंने फ़ौरन उसको तसल्ली देते हुए कहा, घबराइए नहीं माशा जी, भगवान न करे ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे दफ्तर का एक वायरलेस लंबे अरसे से ख़राब पड़ा है। हम हेडक्वार्टर को चिट्ठियाँ लिख लिख कर तंग आ गए हैं। अभी तक नया वायरलेस सेट हमें नहीं दिया गया। आप तो जानते ही होंगे कि दफ्तरों की कार्रवाइयाँ कैसे चलती हैं। अब हमने फैसला किया है कि हम अपने दफ्तर के फंड में से एक नया वायरलेस सेट खरीद लेते हैं, क्योंकि एक सेट से हमारा काम नहीं चल रहा। बस आप हमें कोई नया या पुराना वायरलेस सेट देकर दें, हम आपको मुंह मांगे दाम दिलवा देंगे। क्या ख्याल है? दुकानदार मजीद घबरा गया। उसने साफ इनकार कर दिया कि वायरलेस सेटों का तो वह बिल्कुल कारोबार नहीं करता। यह जी पहली बार एक वायरलेस सेट मरम्मत के लिए आया है, वो भी सरकारी है जनाब। अब मैंने अंधेरे में एक तीर चला दिया कि शायद निशाने पर जा लगे। मैंने हिंदू दुकानदार की कलाई पकड़ कर दबाई और चेहरा उसके करीब करते हुए गंभीर आवाज में कहा, अग्रवाल जी, सेंट्रल इंटेलिजेंस के पास इस बात का सबूत मौजूद है कि आपकी दुकान पर गैर कानूनी वायरलेस सेट तैयार होते हैं और उन्हें मॉरिशस आइलैंड और जम्मू कश्मीर पर अंतोन को स्मगल किया जाता है। दुकानदार का रंग एकदम जर्द पड़ गया और उसकी कलाई ठंडी हो गई थी। मैंने अंधेरे में दूसरा तीर छोड़ दिया। मैं अभी तक इस वक्त आपकी दुकान से ही डीआईजी पुलिस को फ़ोन करके यहाँ बुलवा सकता हूँ, और फिर क्या होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आपकी दुकान का लाइसेंस कैंसल हो जाएगा। आप पर स्मगलिंग का ही नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क से जासूसी का भी मुकदमा चलेगा। पुलिस वाले आपकी सारी हड्डियां तोड़ डालेंगे और फिर या तो आपको शूट कर दिया जाएगा या उम्र भर के लिए जेल में फेंक दिया जाएगा। लाला कांपने लगा, होंठ खुश्क हो गया। मेरा इत्तेफाक से तीर निशाने पर जा लगा था। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, इधर इधर तशरीफ़ लाइए। वो मुझे काउंटर के पीछे लिए हुए छोटे से कमरे में ले गया और अंदर आते ही मेरे पाँव पर गिड़गिड़ाने लगा, महाशय जी मुझ पर दया करें, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे रामलू भैया ने इस बुरे काम में डाला है। मैंने लाला जी को गर्दन से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में सीआईडी इंस्पेक्टर की तरह आंखें डालकर पूछा, ये रामलू भैया कौन है? लाला जी का रंग उड़ चुका था, जिस्म कांप रहा था। बोला, वो अंडमान में रहता है जी, वहीं रहता है, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मैंने लाला को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कहा कि तुम साल में कितने वायरलेस सेट तैयार करके गैर कानूनी तौर पर बाहर स्मगल करते हो? अग्रवाल ने हाथ बांध रखे थे। खुश्क होंठों को रेशमी धोती के पल्लू से साफ करते हुए बोला, सरकार यकीन करें मैं सेट बनाता नहीं, बिल्कुल नहीं बनाता। यह काम रामलू भैया का एक आदमी करता है, मेरे कारखाने में वो सिर्फ सिंबल होते हैं। मैंने कहा, कानून के आगे तुम अपराधी हो, भारत के दुश्मन नंबर 1 हो। मैं तुम्हें भी पुलिस के हवाले करके अपना फर्ज अदा करता हूँ। मैं उठकर यूं बाहर जाने लगा जैसे काउंटर पर से डीआईजी दिल्ली को फ़ोन करने जा रहा हूँ। मुझे कभी यकीन नहीं आ सकता था कि ये शख्स इस किस्म के काम में मुलव्वस होगा और मेरा काम इतनी जल्दी बन जाएगा। वो मेरी टांगों से लिपट गया। दया करें महाराज, मेरा सारा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। आप बैठें, वो बौखलाया हुआ था। उसने एक कैबिनेट के दराज को चाबी लगाकर खोला और नोटों की गड्डियाँ निकाल कर मेरे कदमों में रख दी। साथ ही चेक बुक खोल कर बोला, ये 1 लाख रुपए के नोट हैं, ये मेरी तरफ से आपकी भेंट है। इस चेक पर आप 4 लाख 5 लाख जितनी रकम चाहें अपने हाथ से भर लें, मैं दस्तखत कर दूंगा, मगर मुझे पुलिस के हवाले न करें। यह आदमी मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में आ चुका था। मैंने नोटों की गड्डियों को पाँव से एक तरफ कर दिया, चेक बुक को लेकर चारपाई पर फेंका और घबराए और बौखलाए हुए लाला अग्रवाल के कंधों पर दोनों हाथों का बोझ डालकर कहा, महाराज आप तशरीफ़ तो रखें, मुझे रिश्वत से कोई सरोकार नहीं, मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। अग्रवाल ने हाथ जोड़कर आजी से कहा, महाराज ये रिश्वत नहीं है, ये तो आपकी भेंट है। अब इस लाला से असल बात करने का वक्त आ गया था। मैंने ये तासुर बिल्कुल ना दिया और ना देना चाहता था
कि मैं उसे राजदारी में ले रहा हूँ, बल्कि किसी कदर तहक्कुमाना अंदाज में कहा कि हमें अपने दफ्तर के लिए एक छोटे ट्रांसमीटर सेट की ज़रूरत है। हम दफ्तरी सुर्ख फीते के चक्कर में वक्त ज़ाय नहीं करना चाहते। तो उस ट्रांसमीटर की कीमत अदा कर दी जाएगी। मैंने एक सेकंड के लिए हिंदू लाला की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, जो फौरन ही गायब हो गई। वो मेरी तजर्बेकारी और चेहरा शनासी की महारत थी कि मैंने इस तब्दीली को महसूस किया, मगर मैंने भी उसे कोई अहमियत न दी और उसे हर हालत में छोटा ट्रांसमीटर हासिल करने के लिए उस पर दबाव डालने लगा कि अगर उसने हमारे ऑफिस को फौरी तौर पर सेट मुहैया न किया तो उसे कानून के हवाले कर दिया जाएगा। करमचंद अग्रवाल हाथ बांधे बोला, महाराज मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप परसों मेरी दुकान पर हैं। भगवान ने चाहा तो कहीं न कहीं से सेट मंगवा रखा होगा। मैंने उसे खास तौर पर हिदायत किया कि चूँकि ये सिगरेट सर्विस और भारत की सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए वो हरगज किसी से बात न करे। उस हिंदू लाला के सर से जैसे एक बोझ उतर गया था। मैं देख रहा था कि पहले वो जिस कदर घबराया हुआ था, अब उसके चेहरे पर तमन्ना सी थी। मैंने उसे भी कोई अहमियत न दी। मेरा काम हो गया था। मुझे ट्रांसमीटर सेट की अशद ज़रूरत थी। एजेंट से मिलने की बजाय कोई सूरत दिखाई न देती थी। मेरा 6 बजे ट्रेनिंग स्कूल वाला मिशन नाकाम हो गया था। अपने पास से रब्ता बेहद ज़रूरी था। यह मेरा कौमी और मनसबी फ़र्ज भी था। करमचंद अग्रवाल ने मुझे यकीन दिलाया कि वो किसी से भी इसका जिक्र नहीं करेगा। महाराज हम तो आपके दास हैं, जो हुक्म देंगे वैसा ही होगा। मैं बड़ा खुश था कि मेरा काम बन गया। गाड़ी में बैठकर वापस अपनी कोठी में आ गया। दूसरे रोज़ दफ्तर गया तो मुझे सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी ने अपने कमरे में बुला लिया। मैं उसके कमरे में गया तो वो दीवार की तरफ पूछ किए खड़ा था। उस दीवार पर भारत का एक बहुत बड़ा नक्शा लटका रहता था। वो मेरी तरफ देखे बगैर बोला, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर टंडन साहब का फ़ोन आया है, उन्हें तुमसे कोई बात करनी है। फिर मेरी तरफ पलट कर कहने लगा, बेहतर है कि तुम अभी जाओ। सेक्रेटरी तिवाड़ी का चेहरा संजीदा था। मेरा माथा ठनका, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। मैंने एक सेकंड में पिछले 3-4 दिनों की अपनी नकल हरकत का जायजा ले लिया। कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं यही समझा कि हो सकता है मुझे कोई नया काम सौंपा जा रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करता भारतीय प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहा था। पार्लियामेंट स्ट्रीट से घूमकर मैं वजीर आजम के सेक्रेटरीट में दाखिल हो गया। इंतहाई तजर्बेकार ज़ेरे को रजार चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर पुरुषोत्तम दास टंडन सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक लगे बड़ी मेज़ के पीछे ऊंची कुर्सी पर बैठा किसी फाइल को देख रहा था। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कुशादा कमरा एयर कंडीशन की वजह से ठंडा था। फाइल बंद करके उसने अलग रख दिया। वो खद्दर के अंग्रेजी लिबास में था। उसने लकड़ी के बक्स को खोलकर मुझे सिगार पेश किया। मैंने शुक्रिया के साथ माजरत पेश कर दिया। इस यार हिंदू अफसर से मैं बहुत मोहतात रहता था और हमेशा उसे एक आला अफसर का एहतराम देता था। यही वजह है कि उसके सामने मैं कम ऑफिस में सिगरेट पीता था। मिस्टर टंडन ने अपना सिगार सुलगाया और कुर्सी से टेक लगाते हुए एक तवील सांस लिया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे एक अजनबियत सी नजर आई। मेरा माथा ठनका, कहीं मेरा कोई राज फाश तो नहीं हो गया। मिस्टर टंडन ने सिगार का हल्का सा कस लिया और बोला, कैप्टन मेहता तुम अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ करने गए थे। एक लम्हे के लिए जैसे मेरी कुर्सी को किसी ने हिला दिया, जैसे जलजले का हल्का सा झटका लगा हो। इस लम्हे मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैं सारी बात समझ गया था। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक करमचंद अग्रवाल यकीनन सेंट्रल सीक्रेट सर्विस का आदमी था। सीक्रेट सर्विस का अहम रुकन होने की वजह से मालूम था कि शहर में कुछ लोग रजाकाराना तौर पर भारत माता की खिदमत के लिए ये काम करते हैं। वो तनख्वाहदार बिल्कुल नहीं थे। चूँकि करमचंद अग्रवाल का ताल्लुक रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह से था, इसलिए सीक्रेट सर्विस का उससे रब्ता था। कोया उस हिंदू लाला ने मेरे सामने ड्रामा किया था। उसने मेरे शनाख्ती कार्ड पर से मेरा नाम मालूम किया था। मैंने वैसे भी उसे साफ साफ बता दिया था कि मेरा ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है। ये सारी बातें एक साथ मेरे जहन में घूम गई और मैंने खुद को अपने केस के लिए पूरी तरह तैयार भी कर लिया। अपने चेहरे पर किसी किस्म की घबराहट के असरात बिल्कुल न दिए और कहा, सर मुझे इतला मिली थी कि अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ऐसे लोगों से मिलना है जो गैर कानूनी तौर पर वायरलेस सेट मॉरिश आइलैंड और श्रीलंका को सिपाही करने का धंधा है। इस सिलसिले में मैं तहकीकात करने वहाँ गया था। मिस्टर टंडन पहले तो बिल्कुल खामोश रहे, अपनी छोटी छोटी तेज और मकनातीसी आंखों से मुझे घूरते रहे। फिर सिगार की राख बड़े सुकून से स्ट्रे में झड़ते हुए बोले, तुमने उससे वायरलेस सेट किस लिए मांगा था, जबकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है
कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने अपने मौक़िफ़ पर जोर देते हुए कहा, सर ये मेरा ट्रैप था। मैं उससे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करके सबूत हासिल करना चाहता था। आखिर मैं सीक्रेट सर्विस का एक ज़िम्मेदार अफ़सर हूँ। ऐसी तहकीकात मेरी ड्यूटी में शामिल है सर। मिस्टर टंडा ने सिगार का हल्का सा कच लगाया और कहने लगा, कैप्टन मेहता, मुझे अफसोस है कि तुमने एक जिम्मेदार सीक्रेट ऑफिसर का सबूत नहीं दिया। जो कुछ तुमने किया वो तुम्हारी ड्यूटी में शामिल नहीं है। मैंने गहरा सांस भरते हुए कहा, ठीक है सर, आई एम सॉरी। मिस्टर टंडन ने कहा, अब तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे। तुम्हारा काम दफ्तर में रहकर फ़राइज़ अंजाम देना है। बाहर हमारे आदमी काम कर रहे हैं। मैंने इस मामले को ऊपर तक नहीं पहुँचाया। मुझे उम्मीद है तुम आइंदा मोहतात रहोगे। अब तुम जा सकते हो। मैं नमस्कार करके चला आया। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने उस कमीने अग्रवाल से ज़्यादा राजदारी से अंदाज में बात की थी। मैं उसे एक सीक्रेट सर्विस के अफसर की हैसियत से ही बोलता रहा था, वरना उसने मुझे मरवा देना था। अग्रवाल केस तो ख़त्म हो गया, मगर मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार कर दिया था कि मिस्टर टंडन के दिल में हल्का सा शुबा पड़ गया है। ये शुबा क्या था, वो क्या सोच रहा था, इस बारे में वाज़ेह तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता था। मैंने बेहद मोहतात रहने का फैसला कर लिया। वायरलेस सेट यानी ट्रांसमीटर हासिल करने का मसला भी अभी तक हल तलब था और मुझे बात से फौरी रब्ते की ज़रूरत थी। लेकिन हालात के पेश नज़र मैंने कुछ देर के लिए खामोश रहने का ही फैसला किया। एक हफ्ता खामोशी से गुजर गया। इस दौरान दिल्ली में अपने एजेंट ने भी मुझसे रब्ता पैदा करने की कोशिश न की। 2 बार शाम के वक्त मैं शहर के बहाने किले के सामने वाले मैदान की तरफ भी निकल गया। उसी जगह मुझे अपना एजेंट मजदूब की सूरत में मिला था, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई ना दिया। मैंने अपने आप को दफ्तर के काम में लगा लिया। वक्त पर दफ्तर जाता, काम करता, सबसे मिलता, शाम को वापस अपनी कोठरी में आ जाता। दिन में एक आध बार सजाता का फ़ोन आ जाता। कभी शाम को वो अपने माता जी के साथ आ जाती है, थोड़ी देर बैठकर बातें करती और चली जाती है। मुझसे शादी पर उसका इसरार बढ़ गया था। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। इसी तरह 15-20 दिन गुजर गया। एक दिन मैं दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि सजाता का फ़ोन आ गया। कहने लगी, आज शाम अशोका के लॉन में बैठकर काफ़ी पीने को जी चाहता है। दफ्तर से निकलकर मेरे यहाँ आ जाना। आज मैं जल्दी घर जा रही हूँ। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। इन दिनों वैसे भी मैं एक तरह से खाली उस जहन सा होकर रह गया था। शादी के सिलसिले में मैंने उसे समझा दिया कि 1 साल तक मेरी तरक्की होने वाली है। दफ्तर से फारिग होने के बाद मैंने गाड़ी निकाली और सजाता के बंगले पर पहुंच गया। उसकी माताजी ने मेरा स्वागत किया। सजाता पहले से तैयार थी। हम गाड़ी में बैठकर अशोका होटल में आ गया। मैंने महसूस किया कि सजाता कुछ परेशान सी है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसे बात शुरू करने के लिए मौजूद अल्फाज न मिल रहे हों या वो मौका का इंतज़ार कर रही हो। मैंने भी कुरेदने की कोशिश न की। हम होटल के कबीलान में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। मौसम खुशगवार था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बरसात का मौसम शुरू होने में ज़्यादा देर नहीं थी। जब तक बेरा काफ़ी नहीं लगा गया, सजाता इधर उधर की बातें करती रही। जब बेरा चला गया तो सजाता ने काफ़ी बनाते हुए कहा, किशन, मुझे तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैं होशियार हो गया, सोचा ज़रूर शादी का अल्टीमेटम देगी। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, ज़रूर करो, मैं सुन रहा हूँ डियर। सजाता चुप हो गई। कॉफ़ी की प्याली मेरे सामने रखने के बाद वो अपनी कॉफ़ी की प्याली में आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिला रही थी। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। उसके चेहरे पर जो एक गहरा सा तजस्सुस था, उससे साफ पता चल रहा था कि बात शादी की नहीं है। मैं भी सख्त तजस्सुस के आलम में था कि आखिर ये मुझे क्या बताना चाहती थी। इसके बाद जो कुछ सजाता ने बताया, तो उसके बारे में मुझे गुमान भी नहीं हो सकता था। सजाता ने कॉफ़ी का एक घूंट पिया और प्याली प्लेट में रख दी। फिर आसपास एक निगाह गलत अंदाज में डाली, साड़ी के पल्लू को कंधे पर दुरुस्त किया और मेरी तरफ देखकर बोली, किशन, मैं तुमसे एक बात करने वाली हूँ, जिसकी बाबत मुझे गीता पर हाथ रखवा कर कसम दिलाई गई है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। मैं अंदर से चौंका। सजाता क्या कहने वाली है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है डियर? किसने तुमसे गीता पर कसम दिलाई थी? खोल कर बात करो सजाता। सजाता बोली, किशन, मैं एक हिंदू लड़की हूँ। मेरे लिए गीता एक मुकद्दस किताब है, मगर मैं प्रेम को गीता से भी बढ़कर समझती हूँ। चूँकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इसलिए कसम तोड़ रही हूँ। अंदर से मेरा दिल मुतज़लज़ल ज़रूर हो गया था। यकीनन कोई ख़तरनाक बात हो गई है। मैंने सजाता का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, सजाता, मैं भी तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। भगवान के लिए मुझे बताओ,
आखिर ऐसी क्या बात है? तुमको मुझसे छुपाने के लिए क्या कहा गया है? किसने तुम्हें कसम दिलाई थी? तुम्हारे कोई हेड पुरुषोत्तम दास टंडन भी हैं? मैं सिगरेट का कश लगाते लगाते रुक गया। हाँ, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है? सजाता ने अब बोलना शुरू कर दिया। किशन, आखिर उन्हें तुम पर शक क्यों हुआ? तुम सीक्रेट सर्विस के एक जिम्मेदार अफसर हो। तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड शानदार है। तुम भारत माता के जियाले सपूत हो। महकमे में तुम्हारी कारकर्दगी हमेशा शानदार रही है। फिर तुम्हारे बॉस ने तुम पर शक क्यों किया? एक लम्हे के लिए मैं अपनी जगह से हिल गया।